चलिए शुरू करते हैं आज। बायोलॉजी का जो है पार्ट 2 तक हो चुका था, मतलब अध्याय 2 हो चुके थे। आज होने जा रहा है हमारा जीव विज्ञान का बायोलॉजी का अध्याय 3 है, जिसमें पढ़ेंगे सूक्ष्म जैविकी एवं संबंधित रोग। जो भी संबंधित रोग हैं, जो भी हमारा जैसे जीवाणु है, विषाणु है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी है जैसे तपेदी बीमारी है, टीबी क्यों है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसमें कौन-सी बैक्टीरिया होता है, क्यों होता है, जीवाणु की खोज कौन किया है, सब पढ़ेंगे। तो चलिए, और हर एग्ज़ाम में देने जाने से पहले मेरा एक ही सिद्धांत है, सीआरटी पढ़ के जाएँ। और पढ़ के जाएँ और फिर उसके बाद जितना वर्णन है पढ़िए। और मैंने निर्णय लिया है कि सप्ताह में 3 दिन साइंस चलेंगे और 3 दिन आपका इकोनॉमिक्स का जो पार्ट बचा हुआ है, वो चलेगा। तीसरा अध्याय, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज किसने की, यह सवाल बनता है। तो बहुत अच्छे से एक तरीका बताता हूँ, ठीक है? वो तरीका आप आज सुन लिए तो भूलिएगा नहीं। जीवाणु का जो है, एक जीवाणु होता है, एक विषाणु होता है, ठीक है? एक जीवाणु होता है। सुन लीजिए, तरीका बता देता हूँ। जीवाणु का खोज लियू जी करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। विषाणु का खोज इवो इवो करते हैं, ठीक है? तो इवो जैसे शब्द आएगा विषाणु मतलब वायरस, और जीवाणु जैसे शब्द आएगा तो लियू मतलब बैक्टीरिया की खोज किए। तो यहाँ पे कौन है? ल्यूवन हॉक है। तो लियू जैसे ही लग जाए तो समझ जाइएगा जीवाणु की खोज करेंगे, और जैसे ई वॉ लग जाए तो समझ जाइएगा विषाणु की खोज करेंगे। ये सवाल आएगा आगे, हम बता दिए। ये तरीका जरूरी था इसलिए बता दिए। तो जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवन हॉक ने की। ल्यूवन हॉक का पूरा नाम जरूरी है जानना, कभी कभी हो सकता है पूरा नाम दे दे, कैसे पकड़ना है। तो जीवाणु की खोज एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कौन के थे? ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविक का पिता मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है इनको, मतलब सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। जीवाणु जो है मतलब बैक्टीरिया केंद्रक विहीन होता है, इसमें केंद्रक विहीन, केंद्रक नहीं होता है, तथा एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु क्या है, बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और चलते हैं, जो आपको मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आपका अगर पूछते कि जीवाणु कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे मृदा मतलब मिट्टी में पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है, और रेडियो सक्रिय जो कचरे होते हैं आदि सभी स्थानों पर ये जो है पाया जाएगा। कुछ कौन किए? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक किए। ठीक है, इन्हें क्यों कहा गया ल्यूवेनहॉक को? तो सूक्ष्म जैविक का पिता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जीवाणु का खोज किए थे। ऐसे याद करने का तरीका है। याद हुआ? अगर याद होता है तो जरूर करिएगा, मुझे मोटिवेट होते हैं, मतलब स्वयं मोटिवेट होते हैं अगर आप कमेंट करते हैं तो। मेरी भावना को समझिएगा। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, तपेदी नामक रोग किस जीव के कारण होता है? लीजिए, तपेदी मतलब होता है टीबी। टीबी को ही कहते हैं क्षय रोग। तो क्षय रोग कहिए, तो टीबी कहिए, क्षय रोग कहिए या तपेदी कहिए, एक ही नाम है तीनों का, है ना? तो इस रोग का बताइए किस जीव के कारण होता है ये रोग? टीबी बताइए। तो ये होता है हमारा माइको बैक्टीरियम के कारण होता है। माइको अलग कर दीजिएगा, माइको को अलग कर दीजिए, और बैक्टीरियम मतलब होता है जीवाणु, है ना? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, तो बैक्टीरियम है, तो माइको बैक्टीरियम। अब चलिए यहाँ पे डिटेल जानते हैं। तपेदी का मतलब ही होता है टीबी, ठीक है? या क्षय रोग। क्षय रोग दे दे, टीबी दे दे या तपेदी दे दे। क्या है? एक संक्रमण रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है, जो कि माइकोबैक्टीरियम, पूरा नाम सुन लीजिए, ये वाला जो शब्द है यहाँ पे है, देखिए सुन लीजिए। तो माइकोबैक्टीरियम तोड़ दे रहा हूँ, तोड़ने से क्या है कि ये ट्रिक बन जाएगा, ट्रिक बन जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ट्यूबरकुलोसिस, क्या बोलिएगा? आप स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है।
है ना? किससे होता है? कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया है, उसी से होता है, मतलब उसी जीवाणु से होता है। क्या होता है? तो यह क्षयरोग कहिए, टीबी कह दीजिए या तपेदी कह दीजिए, ये सब बीमारी होता है। तो यही बीमारी होता है। अब समानता जानते हैं, जनरली अगर बात करें तो सुनिए, तपेदी से प्रभावित, जो तपेदी जिसको बीमारी जैसे टीबी जिसको बीमारी होता है या टीबी से जो ग्रसित होते हैं व्यक्ति को सबसे पहली बात कौन सा अंग प्रभावित करेगा? तो फेफड़े को क्या करता है? संक्रमित करता है। तो अब जो लिखा हुआ है वो सुन लीजिए, तपेदी से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, मतलब फेफड़े को प्रभावित करता है। यही पढ़ते हैं हम लोग ना वन लाइनर में कि मानव का कौन सा जो है शरीर संक्रमित होता है तपेदी के कारण, टीबी के कारण, तो हम बताते फेफड़ा। अब सुनिए, तपेदी के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? जो बीमार व्यक्ति है उसका, लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक दिए जाते हैं। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। प्रश्न क्या है सुनिए। तीसरा प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, तो वो प्राप्त किए जाते हैं कवकों से, मतलब फंगस से। अब सुनिए, प्रतिजैविक का मतलब ही होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बोल दीजिए या प्रतिजैविक बोल दीजिए, एक ही है। तो प्रतिजैविक एक ऐसा पदार्थ है या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। एंटीबायोटिक्स है तो करेगा ही, एंटी मतलब तोड़ने का काम करता है, अथवा उनकी वृद्धि को रोकता है, तो जीवाणु को रोक देता है, रोकने का काम करता है, रोक सकता है, रोक देता है, ये ध्यान रखिएगा। कौन रोकता है? एंटीबायोटिक्स। अधिकांश एंटीबायोटिक्स जो हैं कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। तो कवक जो फंगस है उससे प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक्स। और ये एंटीबायोटिक्स का क्या काम है? जीवाणुओं को नष्ट करना या वृद्धि करने से रोक देना, है ना? चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा सुनिए, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? अब फायदेमंद भी है भाई। अगर मान लीजिए मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाना है, मतलब मिट्टी में धान का अगर हमको बढ़ाना है कि वृद्धि हो, तो कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है एनावीना। क्या नाम है? एनावीना, है ना? तोड़ दिए, आपको आसान से हो जाएगा, एनावीना। एनावीना जो है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया संघ है। साइनोबैक्टीरिया संघ जो है, संघ का सुपोषी जीवाणु है। सुपोषी मतलब स्वपोषी जीवाणु है, स्वपोषी जीवाणु है। कौन स्वपोषी जीवाणु है भाई? तो ये है एनावीना। क्यों? क्योंकि ये साइनोबैक्टीरियम का संघ है, इसलिए। जो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। पोषण मतलब भोजन प्रदान करता है, पादप मतलब पौधे को, है ना? तो कौन, कैसे, किस विधि द्वारा, किस माध्यम द्वारा? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके, है ना? चलिए आगे चलते हैं। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से, बायो फर्टिलाइजर कहिए, है ना? तो जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, मतलब खाद्य के रूप में किया जाता है। सुनिए, पांचवा प्रश्न है कि प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके करता है ना? ये जान गए, कैसे जान गए? तो सुनिए, खाद्य पदार्थ के प्रशीतन, प्रशीतन मतलब होता है फ्रीजिंग करके, ठीक है, फ्रीजिंग। तो प्रशीतन से उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जो होता है माइक्रो जीव कहते हैं उसे, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, एकदम माइक्रो जीव होते हैं, उसकी वृद्धि रुक जाती है। ये ध्यान में रखना होगा। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक समय तक ताजे एवं खाने योग्य बने रहते हैं। इसके कारण क्या होता है? खाने योग्य बना रहता है, ताजा रहता है, ठीक है, जो भी भोजन है, जो भी खाद्य पदार्थ है। आगे चलिए,
छठे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो छठा प्रश्न है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? बता सकते हैं? तो ये कारण होता है हमारा लैक्टोबैसिलस। क्या है? बैसिलस, है ना? लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस नामक जो है जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है। क्या करता है? दूध में जो उपस्थित शर्करा है उसका भक्षण करता है, नष्ट करता है या बर्बाद करता है। ठीक है? या हटाने का काम करता है। जैसे शब्द आप ले सकते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया है जो कि दूध में जो उपस्थित शर्करा है उसका भक्षण करता है, नष्ट करता है। तथा लैक्टिक अम्ल मतलब लैक्टिक जो एसिड है, शर्करा मतलब शुगर होता है, याद रखना है। तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल जो है दूध को जमा देता है और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये लैक्टिक अम्ल जो है दूध को क्या करता है? जमा देता है। अब देखिए, सातवां प्रश्न क्या है सुनिएगा। सातवां प्रश्न है कि विषाणु की खोज किसने की थी? अब लीजिए, विषाणु की खोज आ गया कि नहीं शब्द? आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा, है ना? तो विषाणु क्या पढ़े थे हम लोग? विषाणु मतलब वायरस, एक पढ़े थे जीवाणु जो कि बैक्टीरिया। एक जीवाणु पढ़े थे, एक विषाणु। मैंने बोला था जीवाणु का ल्यू याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? ल्यू। और विषाणु का क्या याद रखिएगा? ईबो। ईबो याद रखिएगा। तो ईबो कहाँ है इस ऑप्शन में? तो यही तो है, इब्नो पक्षी। क्या है? इबो नो पक्षी पूरा नाम है। तो अगर वायरस का जैसे शब्द आए तो इबो याद रखिएगा, इब्नो पक्षी हो जाएंगे। जीवाणु का याद रखिएगा तो ल्यू याद रखिएगा, ल्यूनो ल्यूवन हॉक हो जाएंगे, है ना? ये याद करने का तरीका है, ये आप याद कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन में मैंने बहुत यूज करता हूँ और काम भी करता है। अब ऑनलाइन में मैं सब नया तरीका से जो ऑफलाइन करता हूँ ऑनलाइन में ट्राई कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी मोड़ी त्रुटि अगर दिखे तो क्षमा चाहेंगे। तो वर्ष 1892 92 मतलब 1892 में 1892 में क्या है कि तंबाकू में मोज़ेक रोग के कारण की खोज करते समय जो रूसी जीव वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम रूसी जो जीव वैज्ञानिक है जिनका नाम दिमित्री इवान बख्शी है। तो इवान बख्शी का नाम तो हम जानते हैं, इवान बख्शी जी हैं। तो ये इवान बख्शी जो हैं, पूरा नाम दिमित्री दिमित्री इवान बख्शी ने पहले विषाणु की खोज की 1892 में, मतलब 1892 में। 1892 में क्या हुआ कि तंबाकू में एक मोज़ेक रोग का मतलब मोज़ेक रोग मिला। किसमें? तंबाकू में। अब मोज़ेक रोग के कारण क्या हुआ कि इसका खोज कर दिए, वायरस का खोज हो जाता है इसी की वजह से, मोज़ेक रोग की वजह से। क्यों होता है? इसका खोज करने वाले जो होते हैं वो होते हैं रूसी जीव वैज्ञानिक होते हैं। रूसी जीव वैज्ञानिक जो हैं उनका नाम आप पढ़े ऊपर इवान बख्शी है। ठीक है? इवान बख्शी जी हैं। अब बख्शी जी हैं तो इनका पूरा नाम है दिमित्री इवान। ठीक है? दिमित्री इवान बख्शी। और यही क्या किए कि पहले इसको विषाणु की खोज किए। इसकी बीमारी को जानने के लिए, कारण के लिए वायरस का खोज कर दिए। कौन-सा वायरस का खोज किए पता है? टोबैको मोज़ेक वायरस का खोज कर दिए। वायरस का अगर नाम पूछ दे कि भाई तंबाकू में जो रोग था मोज़ेक रोग था, ये हम जान गए, लेकिन जो वायरस खोजा गया, विषाणु खोजा गया, उस विषाणु का नाम बताइए। तो टोबैको मोज़ेक वायरस बता दीजिएगा या विषाणु लिख दीजिएगा। हो गया ना? और सुनिए, विषाणु जो है अत्यंत सूक्ष्म है। विषाणु क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है। परजीवी एवं अकोशिकीय जीव है, जिन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है? कड़ी। कौन-सा? परजीवी एवं अकोशिकीय जीव है। कौन? वायरस। अति सूक्ष्म बोल दीजिए, परजीवी बोल दीजिए, अकोशिकीय जीव बोल दीजिए, जिन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। निर्जीव चीज है और सजीव चीज है। मान लीजिए निर्जीव है, ये सजीव है, इन दोनों के बीच की कड़ी है ये। कौन? वायरस। चलिए, 8वां प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे।
निम्नलिखित विषाणु जनित रोगों को उनके कारक विषाणुओं से सम्मिलित कीजिए, मतलब वायरस से सम्मिलित कीजिए। तो एक रोग कारक है, जनित रोग है, और एक तरफ विषाणु का नाम बताना है, वायरस का नाम बताना है। तो सुन लीजिए, यहाँ पे मिलान करना है तो थोड़ा और ज़ूम कर देते हैं, है ना? ज़ूम कर देते हैं आपको। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से। तो देखिए, गलसुआ, गलसुआ मम्पस को कहते हैं, ठीक है? मम्पस बोलते हैं इसको, गलसुआ। तो गलसुआ उस वायरस का नाम बताइए। तो उस वायरस का नाम आप बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं। चौथे नंबर पे पेरीमिक्सो वायरस बोलते हैं, या विषाणु बोलिए। एक ये है रेबीज, जो कि हम जानते हैं कि काटने पे हो जाता है। तो रेबीज वो बताइए कौन सा है? तो रेबीज का नाम आप जानते हैं लीसा वायरस बोलते हैं। विषाणु एक तरफ है, खसरा बीमारी है, हम जानते हैं जो भी वायरस है खसरा। तो कौन सा वायरस है भाई? तो ये हमारा वायरस है सामने वाला मिजलस। क्या है? मिजलस वायरस है। और एक बचा चेचक, जो कि हम जानते हैं चिकन पॉक्स कहते हैं चेचक, जिसे वेरिओला मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिओला मेजर कहते हैं। मतलब ये भी वायरस ही है, विषाणु है। तो ये सब जो है गलसुआ हो गया, रेबीज हो गया, खसरा हो गया, चेचक हो गया, ये सब जो है क्या है? वायरस है ना? तो सी नंबर आपका ये सही है। अब सुनिए, सी नंबर सही है तो इसके बारे में सुन लीजिए। तो देखिए, गलसुआ यहाँ पे देखिए एक साथ कर दिया तो लग रहा है कि बहुत हार्ड है, ऊपर तोड़ दिया था, है ना? तो हम भी तोड़ देंगे। पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है गलसुआ। रेबीज, रेबीज है तो देखिए यहाँ पे लीजा वायरस के संक्रमण से हो जाता है रेबीज। खसरा मिजलस वायरस के संक्रमण से होता है, तथा चेचक जो है वेरिओला मेजर तथा वेरिओला माइनर कहिए, देखिए वेरिओला मेजर कहिए या वेरिओला माइनर कहिए, नामक वायरस के संक्रमण से होता है। क्लियर हो गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9वां प्रश्न को सुनेंगे। निम्नलिखित जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग एक तरफ है, एक तरफ आपका बैक्टीरिया नाम है, जिसमें से सुम्मिलित नहीं है आपको बताना है। इसमें सुम्मिलित है नहीं बताना है, सुम्मिलित नहीं है बताना है। नहीं है वही आंसर सही होगा। तो देखिए कुष्ठ रोग वाला जो है डी नंबर जो है यही आपका सही नहीं है। अब याद रहेगा तो हो जाएगा। अभी ये एक साथ दे दिया तो लग रहा है कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, इसे हम तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि आपके दिमाग में घुसेगा। जो हैजा कोलेरा ये भी सही है। अब ये सही है, क्यों सही है? हैजा मतलब कोलेरा, कोलेरा मतलब कॉलेरी, यही है, सही है। लेकिन इसे तोड़ेंगे कैसे? तो वी अलग कर दीजिए, वी अलग कर दीजिए, यू अलग कर दीजिए। तो ब्रियो कॉलेरी। काली खांसी है तो काली खांसी है तो काली खांसी को अगर हम तोड़ेंगे कि ये सही है तो आगे कर देंगे वै शी लस कर देंगे, और क्या कर देंगे? पर टू, ऐसे कर दिए, पर टू सिस कर दीजिए। तो पर टू सिस ये सब जो है हमारा काली खांसी का क्या है? बैक्टीरिया नाम है। मियादा बुखार जो है, मियादी जो बुखार आता है जिसे मियादा बुखार भी बोलते हैं, या मियादा या मियादी बोलिए, तो ये है टाइफी। क्या है? टाइफी। टाइफी है तो सुनिए, सल्मोनेला, ठीक है? तो सल्मोनेला क्या है? टाइफी है। ये भी जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया जनित, मतलब बैक्टीरिया की तरफ नाम है, ये मियादी बुखार का, है ना? क्लियर हो गया है। तो कुष्ठ रोग को एक और नाम से जानते हैं, हैंसेन रोग के नाम से जानते हैं। अब हैंसेन रोग के जानते हैं तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। लेप्री क्यों? क्योंकि कुष्ठ रोग का इंग्लिश नाम है लेप्री। लेप्रोसी बोलिएगा तो लेप्रोसी नाम है तो मतलब लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम का लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बोलिएगा। क्या है? नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो कुष्ठ रोग कैसे हो जाता है? कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहते हैं, जिसे लेप्रोसिया भी बोलते हैं। तो ये कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। इससे त्वचा, श्वसन तंत्र और परिधि तंत्र का, है ना, नर्वस सिस्टम जो होता है, तथा आंखें मतलब आईज आदि अंग जो है प्रभावित होता है। तो सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कुष्ठ रोग होने पर बताइए क्या-क्या हमारे शरीर के अंग को प्रभावित करता है? तो सबसे बड़ी बात कि आँख को प्रभावित करेगा, दूसरा त्वचा को प्रभावित करता है, और श्वसन तंत्र को, जो हमारा साँस लेते हैं वो तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब,
और एक हमारा परिधि तंत्रिका, तंत्रिका मतलब नर्वस को हमारा जो है प्रभावित करता है। क्लियर हो गया? 10वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो डी सही नहीं है। अब डी सही नहीं है, चलिए हम बताते हैं क्यों नहीं सही है। उससे पहले हम सही वाले को क्लियर करते हैं। जैसे मलेरिया हमारा क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है तो इसका प्रोटोजोआ नाम कौन सा है? मलेरिया जो है किस प्रोटोजोआ के कारण जो है होता है? तो ये जो होता है इसमें होता है याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गए? तो प्लाज्मोडियम होता है। चलिए फिर से सुन लीजिए। तो मलेरिया में क्या होता है? प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ होता है। पायरिया जो होते हैं ये भी एक प्रोटोजोआ का ही हिस्सा है जो कि एंट अमीबा जिंजी वैलिस के कारण होते हैं। ये हो गया क्लियर। और सुनिए अमीबी पेची, अमीबी पेचिस जो है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये भी सही है। क्लियर। अब हम जान गए कि निद्रा रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? निद्रा रोग। अब निद्रा रोग को ही हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, मतलब नींद वाली बीमारी, अथवा इसे जो है इस बीमारी को अफ्रीकन निद्रा रोग बोलते हैं, मतलब अफ्रीकन बीमारी बोला जाता है क्योंकि अफ्रीका में हुआ था ऐसे शुरुआत। अब कौन सा वायरस होता है इसमें? तो इसमें जो है कि ट्राई अलग कर दीजिए। देखिए तोड़ने का तरीका सीखिएगा तभी भूलिएगा नहीं। आगे तो करिए ट्राई करिएगा तभी तो निद्रा को तोड़ पाइएगा, लेकिन यही ट्राई तो नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग निद्रा रोग हो जाता है। तो ट्राई पैनो, पैनो इतना पैना लगता है, पैना मतलब ऐसे तरीका बता रहा हूँ फन के लिए, पैनो सोमा। तो ट्राई पैनोसोमा, इतना ट्राई किए, इतना पैना खाए कि सोमा मतलब सो गए, और सोए तो ब्रूसली का कराटा ब्रू से ही हो गया, ब्रूसोई मतलब धाराशाही हो गए। तो ट्राई पैनोसोमा ब्रू से नामक परजीवी मतलब प्रोटोजोआ संक्रमण से होता है। किससे होता है? तो परजीवी संक्रमण द्वारा होता है। कौन सा? परजीवी मतलब प्रोटोजोआ संक्रमण द्वारा होता है। कैसा लगा? ये थोड़ा-सा मैंने फन के लिए जानबूझ के डाला। अगर इस तरह से छोटा-छोटा अगर ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो मैं करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा क्योंकि मैं व्यर्थ में टाइम क्यों स्पेंड करूँ, है ना? नहीं तो जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा ही पढ़ाऊँगा, है ना? थोड़ा-सा फन जो कि ऑफलाइन में करता हूँ, हँसाने के लिए। तो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करिएगा, हँस लीजिएगा। नहीं भी हँसी आए तो थोड़ा-सा हँस लीजिएगा मेरे लिए, है ना? चलिए ध्यान रखते हैं। 11वां प्रश्न है कि फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो फाइलेरिया जो होता है किस जीव के कारण होता है ना? इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे देखिए है शब्द तो ठीक है, इजी है, लेकिन जिनका साइंस नहीं है उनके लिए तोड़कर पढ़ना आवश्यक होता है, या कोई भी तरीके से पढ़ते हैं तो याद होता है। तो देखिए मैं इसी टॉपिक में सिर्फ ज़्यादा बहस करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक से बहस नहीं करूँगा। जैसा पढ़ाता हूँ वैसा ही पढ़ाता हूँगा। तो देखिए यहाँ पे है बूचे, बूचे अलग कर दीजिए। क्या करिएगा? बूचे रे, क्या बोलिएगा? बूचे रे रिया, नाम हो गया ना? बूचे रे रिया बैंग क्रॉप, ऐसे कर दीजिए क्रॉप टाई, क्रॉफ टाई। तो बैंग क्रॉफ टाई हो गया ना? तो बूचे रे रिया ऐसे याद रखिएगा, नाम जोड़ दीजिएगा। बूचे रे रिया बैंक्रॉफ्ट टाई, जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना? बहुत ईजी है, ये तोड़ कर पढ़े इसलिए क्योंकि याद हो जाए। अब सुनिए फाइलेरिया कहिए या फाइलेरियासिस कहिए। फाइलेरिया अथवा फाइलेरियासिस रोग जो है कौन सा सूत्रकृमि है, कौन सा वर्म के कारण होता है? वो वर्म के कारण होता है, वह सूत्रकृमि के कारण होता है जिसका नाम है बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, है ना? क्या है? बैंक्रॉफ्टाई। तो बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक सूत्रकृमि मतलब कृमि से होता है, उसके कारण होता है। क्लियर? दिक्कत नहीं ना? कृमि, कृमि ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? इसका अगर वाहक पूछे, किसका? जो कृमि का नाम सुनता है वर्म का, इसका वाहक जो है कौन है? क्यूलेक्स है। क्यूलेक्स वाहक मतलब चालक, इसका चलाने वाला क्यूलेक्स नामक मच्छर है। तो मच्छर से ये फाइलेरिया होता है।
फलेरिया कैसे फैलता है? तो क्यूलेक्स एक मच्छर के कारण ये फलेरिया होता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। फलेरिया से प्रभावित व्यक्ति को लसिका वाहिनियों या ग्रंथियों, जिसे ग्लैंड्स बोलते हैं, में सूजन आ जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि फलेरिया से प्रभावित अंग कौन-सा है भाई? तो ये वो होता है लसिका वाहिनी प्रभावित होता है, या जिसे ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि। ग्रंथि में सूजन हो जाता है, वही हो गया फलेरिया। जैसे पैर में मान ली मच्छर काटा तो पैर फूल जाता है, देखे होंगे, इस तरह का से होता है। फलेरिया को हाथी पाँव भी कहा जाता है। हाथी पाँव का सूजन का मतलब फूलना, फूल जाता है। तो हाथी पाँव भी कहते हैं, फिल पाँव भी कहते हैं, आदि नामों से भी जाना जाता है। तो फलेरिया को किस-किस नाम से जानते हैं? तो हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, फिल पाँव के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसकी ग्लैंड्स जो है सूजन हो जाती है उसमें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। पूछ दे अगर कि कौन-सी शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित करता है? तो लसिका या ग्रंथियों को प्रभावित करता है। तो ध्यान से सुनिए, 12वां क्वेश्चन क्या है कि जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण उत्पन्न होता है? तो फूट एंड माउथ, फूट माने होता है पैर। तो बताइए रोग किस जीव के कारण होता है? तो वो होता है वायरस के कारण। ये ध्यान रखिएगा। फूट एंड माउथ रोग जो होता है जानवरों में होता है, जंतुओं में होता है, वो वायरस होता है। अब वायरस है तो चलिए हम जानते हैं, तो सुनिए। फूट एंड माउथ अर्थात खुरपका क्या है? खुरपका, मुंहपका रोग एक संक्रामक एवं विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस जनित वायरस डिजीज है। ठीक है, ये जानवरों में होता है। खुर मतलब किसका? जानवर का होता है, उसी में होता है। यह उन पशुओं में होता है जिनके खुर, मतलब जिनके पाँव जो नीचे जो खुर होता है विभाजित होते हैं, मतलब अलग-अलग होते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, सूअर आदि का होता है। बैल गाय का देखे होंगे आप, बीच में कटा हुआ होता है ना? उसका होता है। इस रोग से प्रभावित पशुओं के पैर तथा मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इसलिए नाम ही रखा गया है फूट मने पैर और माउथ मने मुंह, है ना? फूट एंड माउथ। वीज क्या है? स्केवीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये सूक्ष्म कीट के कारण होता है। सूक्ष्म कीट है, उस सूक्ष्म कीट का नाम बताइए जिसके कारण होता है। तो उसका नाम है सरकोप्टेस। क्या है? सरकोप्टेस स्केवी, है ना? सरकोप्टो या केप्टे या केप्टेस स्केवी बोल दीजिएगा। तो सरकोप्टेस स्केवी के कारण होता है ना? यहाँ पे टो भी कर देगा तो गलत मत समझिएगा। यह जो है 8 पैरों वाला आर्थ्रोपोडो संघ का एक सूक्ष्म कीट है, जिसके 8 पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडो, समझ गए? आर्थ्रोपोडो संघ का एक समूह है जिसमें 8 पैर वाला कीट है। अब 8 पैर वाला किसका है बताइएगा? नाम बता सकते हो तो बताइए, बहुत सारे हैं। अब देखिए स्कैवीज, ठीक है? देखिए स्कैवीज, स्कैवीज थोड़ा सा के लिए अंतर कर दिया लेकिन है एक ही। स्कैवीज एक संक्रामक रोग है जिसके कारण त्वचा पर क्या होते हैं? चकत्ते पड़ जाते हैं और तीव्र खुजली होती है। शरीर पे देखते होंगे चकत्ते टाइप का हो जाता है ना? और ये कारण किसका है? 8 पैर वालों का कारण से हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने बता देता हूँ। 14 प्रश्न का क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्नलिखित कौन सी औषधि जो है एवं आविष्कारक सुमिलित नहीं है? तो एक तरफ औषधि है, औषधि मतलब टीका हो गया, उसका दवाई को कहिए। तो इन्फ्लुएंजा का टीका जो है ये हिलमैन ने नहीं किए थे, है ना? मॉरिस हिलमैन ने नहीं किए थे, ये गलत है। हाँ, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। चेचक का टीका जो है एडवर्ड फ्लेमिंग किए थे। दोनों फ्लेमिंग है लेकिन ध्यान रखना होगा, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर, चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग, पोलियो का टीका जोनास साल्क, है ना? अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा धुंधला है तो हम क्लियर करते हैं, है ना? ठीक है, सुनिए। इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू, इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू के टीके का आविष्कार कौन किए थे? साल्क जी किए थे, है ना? जैसे पोलियो का टीका का खोज जॉन साल्क किए थे, वही करने वाले इन्फ्लुएंजा या कहिए फ्लू का खोज किए थे। कौन किए थे?
जोनास, नाम है जोनास साल्क, है ना। जैसे पोलियो का टीका कौन किए थे? जोनास साल्क किए थे। उसी तरह इन्फ्लुएंजा फ्लू का टीका का आविष्कार जोनास साल्क किए थे। और एक और काम किए थे, एक और व्यक्ति थे तथा थॉमस कौन थे? फ्रांसिस थे। कौन थे? फ्रांसिस थे। क्या किए थे? दोनों मिलकर संयुक्त रूप से किया था। क्या किया था? टीका का आविष्कार किए थे। क्लियर हुआ कि नहीं? इन्फ्लुएंजा एक विषाणु है। कौन है? विषाणु है, मतलब वायरस है। अब वायरस होने के कारण क्या होता है? वायरस जनित श्वसन संबंधी संक्रमण रोग होता है, मतलब सांस में दिक्कत करता है अगर ये हुआ तो, जो नाक, गले एवं फेफड़े को प्रभावित करता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू होने के कारण किसे प्रभावित करता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो हमारे नाक को, गले को, फेफड़ा को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न क्या है सुनिए। शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपटी किन रोगों से उनकी रक्षा करता है? तो वो कहता है ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी, काली खांसी तथा टेटनस, है ना। टिटनस कहिए या टेटनस कहिए, ठीक है, दोनों का नाम है। देखिए डिप्टी, और ये टीका जो है 3 रोग को ठीक करता है, रोहिणी को, काली खांसी को और टेटनस को, है ना। चलिए अब इसका क्लियर कर देते हैं। डिप्थीरिया कहा जाता है, रोहिणी का मतलब ये होता है डिप्थीरिया, है ना। सुनिए, अब यहाँ पे सुनिए कि डीपटी, है ना, डिप्टी का टीका निम्नलिखित 3 संक्रामक रोगों से शिशु की रक्षा करता है। ये शिशु का, बच्चों की रक्षा के लिए ये बना है कि प्रभावित ना हो, इसलिए ये टीका पड़ा है, जिसमें रोहिणी, मतलब डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से बचाने के लिए। काली खांसी अथवा कुकुर खांसी, है ना, काली खांसी कही या कुकुर खांसी एक ही है, तथा टिटनस, है ना। ये तीनों रोग जीवाणु जन्य हैं। जीवाणु जन्य मतलब बैक्टीरिया जन्य रोग हैं, जिनके कारण जीवाणु निम्नलिखित हैं। जैसे मान लीजिए कौन सा है, तो जैसे मान लीजिए डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया और टेटनस हो गया, जिसमें हम डीपीटी का टीका जिसे बोलते हैं, जो कि बच्चों के लिए रक्षा का है। तो जैसे डिप्थीरिया की बात करें तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया है भाई, काली खांसी में कौन सा है और टेटनस में कौन सा है ना। तो हम बहुत अच्छे से जानेंगे आगे, डिप्थीरिया को जानते हैं, इसमें कौन सी बैक्टीरिया है। कौन सी बैक्टीरिया है डिप्थीरिया में, तो सुनिए कोरिनी, क्या नाम है? कोरिनी, कोरिया को याद कीजिए, कोरिनी, ठीक है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, बहुत इजी है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया में बैक्टीरिया है जो। अब काली खांसी में जो बैक्टीरिया है उसमें कौन सा है, तो परटूसिस है। पर ऐसे देखिए, परटूसिस कह दीजिए या परटूसिस कह दीजिए, एक ही है, ठीक है ना। तो याद रखना है हीमोफिल्स परटूसिस, जिसमें किसमें है ये, तो काली खांसी में है। तो काली खांसी जो हम बता रहे हैं इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, तो हीमोफिल्स परटूसिस है। और भी जान लीजिए, टेटनस में बताइए कौन सी बैक्टीरिया जनित है या कौन सा है बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है ना, टिटेनी, समझ गए। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है, टिटेनी मतलब टेटनस, ऐसे याद रखिएगा। 16वां प्रश्न क्या है सुनिए। डेंगू ज्वार निम्नलिखित में, जिसे डेंगू कहिए या डेंगू ज्वार कह दीजिए, निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो किस मच्छर के काटने से होता है, तो वो होता है हमारा एडिस मच्छर के काटने से हो जाता है डेंगू ज्वार। और डेंगू होता है तो बहुत खतरनाक है, हमारा जो WBC है कम जाता है। अब चलिए इसमें ही यही बताएगा क्या होता है। तो देखिए डेंगू ज्वार जो है मादा एडिस मच्छर है। कौन है? मादा एडिस मच्छर है। उसका पूरा नाम सुन लीजिए, मादा एडिस इजिप्ट, क्या बताएगा, इजिप्ट नामक मच्छर के काटने से होता है डेंगू। इस बुखार का मुख्य कारण है डेंगू वायरस है। डेंगू काटेगा तभी तो डेंगू वायरस होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो डेंगू क्या हुआ, वायरस मतलब विषाणु हो गया। ये वायरस जो है 4 प्रकार के होते हैं। मतलब डेंगू जो वायरस है वो 4 प्रकार का होता है। जैसे डेनी, याद रखिए, डेनी ऐसे याद रखेंगे, डेनी 1 2 3 4, डेनी 4 ऐसे याद रखिए, डेनी 1, डेनी 2, डेनी 3, डेनी 4,
ऐसे 4 प्रकार में बाँटा हुआ है। यह एक संक्रामक रोग है। कौन? डेंगू जो वायरस है, जो मादा एडिस बीमारी जो होता है, वो एक संक्रामक रोग है। इस ज्वार को रक्तस्रावी के नाम से जाना जाता है। रक्तस्रावी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि रक्तस्रावी मतलब डब्ल्यूबीसी का कम होने लगता है, तो रक्त का तो है ही। डेंगू में शरीर का तापमान जो होता है 104 फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे याद रखिए, जैसे बहुत लोगों को आप डेंगू के बीच में सुने होंगे, डेंगू का मच्छर आ गया था, तो बहुत लोग घर में भी बीमार हुए होंगे, बहुत लोग आस-पास हुए होंगे, तो उनके बारे में सुने होंगे। उनका सुने होंगे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है ना? तो ये ध्यान रखना होगा कि उनका तापमान अगर पूछे तो कितना फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। इस ज्वार में जो है रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स तीव्रता से गिरने लगता है। क्या गिरने लगता है? प्लेटलेट्स जो है गिरने लगता है। यहाँ पे प्लेटलेट्स बोलिए या प्लेटलेट्स बोल दीजिए, एक ही है। तो प्लेटलेट्स जो है तीव्रता से गिरने लगता है, मतलब कम होने लगता है। कभी-कभी इसके उपचार में लापरवाही होने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इतना कम होने लगता है कि मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों के दर्द, ग्रंथियों में सूजन आना, जी मिचलाना आदि इनके लक्षण हैं। अचानक जो है सिर दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में भी दर्द बढ़ने लगता है, हड्डियों में हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, जो जोड़ा जहाँ-जहाँ है, जैसे घुटना हो गया, यूनी हो गए, ऐसे, है ना? दर्द होने लगता है, कंधों में दर्द होने लगता है, ग्रंथियों में सूजन आने लगता है, ह कहीं-कहीं ग्रंथियों में जो है सूजन ग्लैंड्स में सूजन आने लगता है, जी मिचलाने लगता है, मतलब अकबकाहट जैसा होने लगता है, आदि लक्षण होते हैं डेंगू का। तो ऐसे अनुभव हो तो इलाज तुरंत करें। तो सुनिए, 17वां प्रश्न क्या बोलता है कि वेसल्स हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारक है। तो क्या है? वेसल्स हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारक है, तो वो है निमोनिया का कारक है। किसका है? निमोनिया का कारक है। निमोनिया का है तो चलिए निमोनिया बोलिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, वेसल्स, हीमोफिल्स या वेसल्स इन्फ्लुएंजा। देखिए, हीमोफिल्स बोलिए या इन्फ्लुएंजा बोलिए। 1 ग्राम ऋणात्मक वैकल्पिक रूप से क्या है? अव्ययीय जीवाणु है। क्या जीवाणु है? अव्ययीय बैक्टीरिया है। यह जीवाणु जो है बच्चों में निमोनिया का कारक है। किसका कारक है? निमोनिया का कारक माना जाता है। ये विकल्प के अनुसार जो आंसर है वो निमोनिया है। निमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर रोग है। बच्चे को प्रभावित करता है निमोनिया। अब बच्चे का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो गंभीर बीमारी हो गई। इससे पीड़ित होने पर फेफड़ों में पानी भर जाता है और बच्चों में ज़्यादातर ये होता है क्योंकि फेफड़ों में पानी भर जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। उल्लेखनीय है कि निमोनिया रोग का मुख्य कारक जो है क्या है बताइएगा? कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा जीवाणु है? तो वो है डिप्लोकोकस। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया है ना? ये ध्यान रखना है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया है। चलिए, ये क्लियर हो गए। 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न क्या है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के कारण होता है। विषाणु वायरस के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया। अब सुनिए, हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज वायरस के द्वारा होता है। रेबीज मतलब कुत्ते के काटने के कारण हो जाता है। यह वायरस जो है सामान्यतः कुत्ते, बंदर, गिद्दड़ गिद्दड़ जो होते हैं, सियार आदि जानवरों के काटने से फैलता है। समझ गया? कुत्ता ही नहीं और भी जानवर हैं, तो ध्यान रखना होगा, इस सबसे सतर्क रहेगा। यह विषाणु जो है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अंदर का जो शरीर है कभी भी गड़बड़ा सकता है, मानसिक रूप से गड़बड़ा देता है ना? देखते हैं ना? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पानी के प्रयोग से डर लगने लगता है। पानी अगर सामने रखिएगा तो डरने लगते हैं। तो ये सब ध्यान रखना होगा। इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी। हाइड्रो मतलब पानी, तो हाइड्रोफोबिया से डर लगता है। 19वां प्रश्न है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं?
पैंडेमिक कहते हैं। जब कोई रोग विश्व के बृहद स्तर पर तीव्रता से फैलता है, तब इस परिस्थिति को पैंडेमिक कहा जाता है। पैंडेमिक मतलब बहुत सीरियस स्तर पे, जैसे कि मान लीजिए कोरोना आया था तो हर कई राज्य हैं अपने आप को बोल दिए थे कि ये बहुत ही बृहद बढ़ गया है, हमारा सब्र नहीं हो रहा है, इसका इलाज हमसे नहीं हो रहा है, मैं सक्षम नहीं हूँ, पैंडेमिक हो गया, बढ़ते चल गया है ना? तो ये सब चीज़ें। हाल ही में कोरोना वायरस से, देखिए यहाँ पे दे दिया, हाल ही में कोरोना वायरस से मतलब कोविड जिसे बोलते हैं, फैला रोग पैंडेमिक का ही उदाहरण है। बहुत राज्य हाथ उठा लिया था, बहुत देश उठा लिए थे। दूसरी तरफ जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र व सीमित जनसंख्या में फैलता है, तब इसे पैंडेमिक या यहाँ पे एंडेमिक कहा जाता है। जैसे इबोला वायरस के द्वारा अफ्रीका का उपमरुस्थलीय क्षेत्र ही प्रभावित हुआ था। अफ्रीका का जो उपमरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ प्रभावित हुआ था। ये सब समझ चाहिए। 20वां प्रश्न की बात करेंगे। 20वां प्रश्न है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है तो वो है दूषित भोजन तथा जल से करता है। अब दूषित भोजन और जल से करता है तो सुनिए, पोलियो एक घातक रोग है। क्या है? पोलियो एक घातक रोग है जो बच्चों के तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो पोलियो एक क्या है? घातक रोग है। और क्या करता है? बच्चों को प्रभावित करता है। और बच्चे का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, है ना? नस उसको कर देता है, मानसिक रूप से कर देता है, जिसके कारण देखते हैं हाथ कभी हो जाते हैं, किसी तरह बन जाते हैं। तो ये सब है। इस रोग से ग्रसित बच्चे विकलांग हो जाते हैं, हाथ पैर पे असर हो जाता है। यह दूषित भोजन व दूषित जल के प्रयोग से फैलता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि आप बच्चे को, कोई भी बच्चे हों, उन्हें दूषित भोजन ना देंगे, दूषित जल कभी नहीं पिएंगे, कोशिश करेंगे शुद्ध जल पानी पिए। इस रोग का वाहक कौन है? कौन सा विषाणु है? तो इस रोग का वाहक मतलब इसका कर्ता धर्ता कहिए, चालक कौन है? लीजिए इसका वाहक पूछे, कौन सा? पोलियो का वाहक बोले, चालक कौन है? तो इसका चालक पोलियो ही है। तो कौन सा पोलियो है? पोलियो माइलाइटिस है, ठीक है? माइलाइटिस बोल दीजिएगा। तो पोलियो माइलाइटिस विषाणु होता है, वायरस होता है, जो कि दूषित भोजन, दूषित जल में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है जो कि वाहक है, चालक है? तो वो है पोलियो माइलाइटिस है, वायरस है, ये ध्यान रखना है। पोलियो के टीका को कौन खोज किए थे? तो 1955 में विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। कौन किए थे? तो जोनॉस साल्क किए थे। कौन किए थे? जोनॉस साल्क किए थे। तो आपसे पूछेगा। चलिए 21वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा सही नहीं किया जा सकता है? एंटीबायोटिक्स द्वारा सही नहीं किया जा सकता है तो वो है खसरा को ठीक नहीं किया जा सकता है, मिजलस को ठीक नहीं किया जा सकता है। कैसे? तो सुनिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जीवाणु जन्य रोगों को सामान्यतः प्रतिजैविकों मतलब एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक किया जा सकता है, मतलब बैक्टीरिया को, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जन्य रोग को। दिए गए विकल्पों में कुष्ठ रोग हो गया, जैसे कुष्ठ रोग देख रहे हैं, हैजा देख रहे हैं, टेटनस देख रहे हैं। तो कुष्ठ रोग है यहाँ पे, कुष्ठ रोग, टेटनस व हैजा जीवाणु जनित रोग है। जनित रोग है मतलब बैक्टीरिया डिजीज है, जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया डिजीज है। कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है, टेटनस जीवाणु के कारण होता है, हैजा जीवाणु के कारण, और जीवाणु को ही बैक्टीरिया कहते हैं। इन्हें प्रतिजैविकी द्वारा ठीक किया जा सकता है, जबकि खसरा, जो खसरा होता है मतलब मिजलस जिसे कहते हैं, एक विषाणु जनित है, मतलब खसरा जो है वायरस है, विषाणु जनित ये रोग है, ठीक है? कौन है? खसरा। और खसरा है तो इसे हम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसके द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वायरस है तो एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं कर सकते। अब किसके द्वारा करते हैं ये कमेंट बॉक्स में करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ठीक कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जल्द ही, आपका आ जाएगा, 3 दिन चलेंगे, 3 दिन आपका इकोनॉमिक्स चलेगा। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।